अब हम बात करते हैं जाति और संस्कृतिकरण की, क्योंकि जाति का संबंध संस्कृतिकरण से ही है। कोई भी निम्न जाति अपने सामाजिक संस्करण की प्रणाली में उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए संस्कृतिकरण मुख्यतः जाति प्रथा के भीतर क्रियाशील परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जो भी कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट सिस्टम के अंदर एक चेंज हो रहा है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज। कास्ट सिस्टम के अंदर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा निम्न जाति के लोग उच्च जाति की स्थिति पर पहुंचने और उच्च जाति के संस्कारों, कर्म कांडों एवं जीवन शैली को अपनाने में सफल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि निम्न जाति जो है वो उच्च जाति के कर्म कांडों और संस्कारों और जीवन शैली को अपनाने के अंदर सफल हो जाते हैं। तो जाति के संदर्भ में जब हम संस्कृतिकरण की बात करते हैं तो हमारे सामने दो प्रारूप आते हैं। पहला प्रारूप है वर्ण प्रारूप और दूसरा है जाति प्रारूप। दैट इज वर्णा मॉडल एंड कास्ट मॉडल। वर्ण प्रारूप जो होता है वो जाति प्रथा का एक आदर्श प्रारूप होता है और ये माना जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे और इन्हीं वर्णों से जाति का उद्भव हुआ है, जाति की उत्पत्ति हुई है। और मैकिम मेरियट कहते हैं कि नगरीकरण के कारण, शिक्षा के कारण और भौगोलिक पर्यावरण के कारण कहीं न कहीं जातियां जो हैं वो अपने संस्कृति के अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं और उसके साथ साथ लोगों में जाति व्यवस्था में वर्ण प्रारूप का अधिक उपयोग करना शुरू किया है। जाति प्रारूप के अंदर देखते हैं तो श्रीनिवास के अनुसार जाति प्रारूप के अंतर्गत गतिशीलता पाई जाती है और ये गतिशीलता जो थी वो 20वीं शताब्दी के बाद अधिक देखने को मिली और जातियों के अंदर ये जागरूकता आई कि उन्हें ऊंचा उठना है और वो ऊंचा उठने के लिए उन्होंने जो उनसे ऊंची जो जातियां थी उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो संस्कृतिकरण को उन्होंने एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में अपनाया कि किस प्रकार से एक निम्न जाति उच्च जाति के समकक्ष आएगी। अब हम स्टडी करते हैं संस्कृतिकरण का प्रभाव। जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हुई तो उस प्रक्रिया के कारण समाज पर कुछ प्रभाव भी पड़े। उन प्रभावों का अध्ययन करना भी जरूरी है और हम आज भी मानते हैं कि जो हमारे ग्रामीण समाज है उसकी प्रकृति परंपरावादी एवं रूढ़िवादी है, जिसके कारण किसी भी जाति समूह में होने वाले परिवर्तनों को मान्यता इतनी आसानी से प्रदान नहीं की जाती है। परिणाम स्वरूप गांव की जो निम्न जातियां हैं वो अपने व्यवहार प्रतिमानों में उच्च जातियों के अनुसार परिवर्तन कर भी लेती हैं। उसके बाद भी उन जातियों की स्थिति को तब तक ऊंचा नहीं माना जाता या स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि या तो वे अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं चली जाए। क्योंकि इतनी रिजिडिटी है कास्ट सिस्टम को लेकर, जाति व्यवस्था इतनी रिजिड है ग्रामीण समुदाय के अंदर कि इजीली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि कोई भी जाति, कोई भी निम्न जाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों को फॉलो करे और उसके समकक्ष आए। हम इसे अपनी परंपरावादी सोच या रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण के कारण ग्रामीण समाजों में रूढ़िवादिता को बहुत ज्यादा बल मिला। लोग इस चीज को लेकर और ज्यादा अवेयर हो गए कि कहीं निम्न जाति उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाकर ऊंचा उठने का प्रयास तो नहीं कर रही है। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई निम्न जाति स्थानीय प्रभु जाति का अनुकरण करती भी है तो भी उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जहां पर आप सोचते हैं कि एक किसी जाति विशेष का प्रभुत्व है तो पहले ब्राह्मण माना जाता था कि ब्राह्मणों का समाज में प्रभुत्व होता था और वो किसी भी अन्य जाति का प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जातीय श्रेष्ठता। तो ये जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी वो सामाजिक पृथकता पर आधारित थी। जब तक समाज में पृथककरण था, जब तक समाज में स्तरीकरण था, तब तक किसी एक जाति को हम श्रेष्ठ कह सकते थे और किसी एक जाति को हम निम्न कह सकते थे। तो प्रभु जातियां जो थी वो निम्न जातियों के द्वारा किए गए अनुकरण को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं उनके उस प्रभुत्व को, उनकी श्रेष्ठता को ठेस पहुंचने का डर था। इसलिए जो ग्रामीण जीवन की जो विशेषताएं थी, यानी कि जाति व्यवस्था संबंधी जो रिजिडिटी जो पाई जाती थी ग्रामीण समुदाय के अंदर, जाति व्यवस्था एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है
और उस विशेषता जो थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। धीरे धीरे जो एक था कि किसी एक जाति विशेष का प्रभुत्व या प्रभाव, वो धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत सारे रीजन थे। शिक्षा भी एक रीजन हो सकता था, नगरीकरण भी एक रीजन हो सकता था, औद्योगिकरण एक रीजन हो सकता था, लेकिन संस्कृतिकरण भी उसका एक मेजर रीजन रहा। क्योंकि जब निम्न जातियों को ये रियलाइज हुआ कि ऑल आर सेम, भगवान ने सबको समान बनाया है और हमें भी उतने ही सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो उस कंडीशन में उन्होंने अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करना शुरू किया। और ये प्रयास शुरू हुआ उनकी संस्कृति के द्वारा। उन्होंने अपने से उच्च जाति की संस्कृति को अपनाना शुरू किया। उन्हें लगा कि अगर हम इनके रहन सहन खान पान को अपना लेंगे तो समाज में हमें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और समाज में हमारी स्थिति भी ऊंची उठ जाएगी। तो जातीय परिवर्तन की प्रक्रिया अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों रूपों में विद्यमान रही है। न केवल ये परिवर्तन जो है वो ऊपर की ओर हुआ है, बल्कि नीचे की ओर भी ये परिवर्तन देखने को मिला। न केवल निम्न जातियों ने ही उच्च जातियों के संस्कारों को अपनाया है, बल्कि उच्च जातियां भी अपने संस्कारों को भुलाकर निम्न जातियों के समकक्ष आई हैं। संस्कृतिकरण के स्रोत। बेसिकली जब हमने पढ़ लिया कि संस्कृतिकरण क्या होता है, तो उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके सोर्सेज क्या क्या थे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से हुई, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने कि संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित किया, उसे आगे बढ़ाया, उसे एग्जिस्टेंस में लाया। उसमें सबसे पहला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। संस्कृतिकरण का ये एक प्रमुख साधन और स्रोत है राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्षत्रिय वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है और हर कोई जाति चाहती है कि उनके हाथ में भी राजनीतिक सत्ता हो। तो उस कंडीशन में उस वर्ग में आने के लिए बहुत सारी जातियां प्रयासरत रहीं कि राजनीतिक शक्ति संपन्न जो वर्ग था, समूह था, उनके प्रतिमानों, देवी देवताओं, उनकी जो जीवन प्रणाली थी उसको फॉलो करने लगे। कौन? जो कि राजनीतिक शक्ति संपन्न वर्ग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो संस्कृतिकरण का प्रमुख साधन या स्रोत रही। बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थ स्थान, जो बड़े बड़े नगर थे, उन नगरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे विकसित हुए। सभी जाति, भाषा, धर्म के लोग एक साथ काम करने लगे, एक छत के नीचे काम करने लगे। तो जाति संबंधी जो प्रतिबंध थे उनको फॉलो करना मुश्किल था। ऐसी कंडीशन में जब विभिन्न जाति के लोग एक छत के नीचे काम कर रहे थे, तो आपस में व्यवहारों का, विचारों का, विश्वासों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण जो जाति संबंधी प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। और जब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के संपर्क में आए तो उनकी संस्कृति को भी उन्होंने अपनाना शुरू किया। तो संस्कृतिकरण का प्रोसेस शुरू हुआ। मंदिर, तीर्थ स्थान, या जिसे हम बोलते हैं कि भजन मंडली, हरि कथा, जब हम किसी भजन मंडली में जाते, भजन मंडली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो कुछ सांस्कृतिक तत्वों को साथ लेकर जाती है। जब हरि कथा होती है तो उस हरि कथा के अंदर भी कई सांस्कृतिक तत्वों को बताया जाता है। तो जब आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति का ज्ञान होता है तो आप उस संस्कृति को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज संस्कृताइजेशन, दैट इज संस्कृतिकरण। तो बड़े नगर, मंदिर और तीर्थ स्थानों में, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा होता है, और ऐसे स्थान जहां पर कि बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा होता है, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां संस्कृति के आदान प्रदान की संभावनाएं ज्यादा होती है। किसी भी नई संस्कृति को जानने की, समझने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है संचार तथा यातायात के साधन। इनिशियल में जब लोग गांव में रहते थे, उनका एरिया छोटा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे संचार और यातायात के साधनों का विकास हुआ, मूवमेंट बढ़ा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। क्योंकि जब आप एक छोटी सी जगह पर रहते हैं तो इट्स पॉसिबल कि आप जो भी जाति की नियोग्यताएं हैं, प्रतिबंध, उनको फॉलो कर लें। जैसे ब्राह्मण, अगर निम्न जाति का व्यक्ति की छाया भी पड़ जाती तो गंगा जल से अपने आप को पवित्र करना, ये पॉसिबल था। एक अलग कुएं से पानी लेना पॉसिबल था। अपने खान पान संबंधी प्रतिबंध फॉलो करना पॉसिबल था। लेकिन जब यातायात और संचार के साधन आए, मूवमेंट बढ़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, तो इन जाति संबंधी प्रतिबंधों को फॉलो करना मुश्किल हो गया। आपके पास वाली सीट पर कौन बैठा है आप नहीं बता सकते। आप जिस भोजनालय में खाना खा रहे हैं वो भोजन किसने बनाया है आप नहीं पूछ सकते। तो उस कंडीशन के अंदर जाति संबंधी जो प्रतिबंध थे वो ढीले हुए, और जब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ में मिलजुलने लगे, बातें करने लगे, रहने लगे,
तो उस कंडीशन में उनके खान पान, रहन सहन, व्यवसाय और विवाह संबंधी प्रतिबंध जो थे वो कमजोर पड़ गए और एक जाति के लोग दूसरी जाति की संस्कृति को अपनाने लगे। इस प्रकार से निम्न जातियों को पता चला कि उच्च जाति के संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, तो उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किया। दैट प्रोसेस इज संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण। आर्थिक सुधार। पहले जातियों को अपने जो परंपरागत व्यवसाय थे उन्हीं को ही अपनाना पड़ता था, जैसे सुनार का बेटा सुनार, लुहार का बेटा लुहार, इसके अलावा किसी दूसरे व्यवसाय को अपना नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ, वैसे वैसे जो परंपरागत व्यवसाय थे उनके स्थान पर आधुनिक व्यवसायों को अपनाना शुरू किया। आज कोई भी व्यवसाय कोई कास्ट स्पेसिफिक नहीं है, जाति पर आधारित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। तो इसलिए आर्थिक सुधार ने भी संस्कृतिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भी देखा गया कि ब्राह्मण जो है वो निम्न जाति के व्यवसायों को अपना रहे हैं और निम्न जाति के व्यवसाय जो है, निम्न जाति के लोग जो हैं वो उच्च जाति के व्यवसायों को अपना रहे हैं। तो ये आर्थिक सुधार ने भी संस्कृतिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एजुकेशन, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है संस्कृताइजेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक शिक्षा नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, तब तक जो बताया जाता था कि ब्राह्मण उच्च हैं, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, अस्पृश्य हो, तो तुम समाज में निम्न स्थिति में हो, तब तक इन सब चीजों को फॉलो करना इजी था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आई, लोगों में अवेयरनेस आई एंड दे रियलाइज कि वो बाय बर्थ किसी कास्ट में नहीं है, किसी जाति से संबंधित नहीं है। जाति किसने बनाई है? हमने बनाई है। इसलिए जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का स्तरीकरण समाज में नहीं होना चाहिए, सभी समान है। इस तरह की सोच जब उनमें डेवलप हुई तो उन्होंने उच्च जाति के रीति रिवाजों को, उनकी संस्कृति को अपनाकर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो एजुकेशन ने संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया थी उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि एजुकेशन ने उनको महत्वाकांक्षी बनाया। शिक्षा ने उन्हें बताया कि उन्हें भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना है। अगर तो किन लोगों को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, किन लोगों को समाज में सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जो मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। जिन्हें वेदों ग्रंथों का ज्ञान है उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज। उन्होंने भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। समाज सुधार आंदोलन जो थे उनके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था की जो प्रतिबंध थे वो थोड़े शिथिल हुए। लोग जो थे वो जाति से ऊपर उठकर बात करने लगे और निम्न जातियों के सुधार के लिए भी समाज सुधारकों ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से जो निम्न जातियों ने ऊंचा उठने के जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों को पूर्व में रोकने का प्रयास किया जाता था कि आप कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की संस्कृति को अपनाने का प्रयास ना करे। लेकिन जब समाज सुधारक आंदोलन हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, दे हैव राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे। तो उस कंडीशन के अंदर समाज सुधार आंदोलन ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाने में योगदान दिया।